आज हमारे साथ मौजूद हैं आशा आयुर्वेदा केंद्र की जानी मानी फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर चंचल शर्मा, जो कि आपकी सारी उलझनों का समाधान बताएंगी। आज का हमारा टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि लगभग 10% ऑफ इंडियन वीमेन आर सफरिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस। लेट अस नो कि ये होता क्या है और इसका फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी से क्या कनेक्शन है। तो बात करते हैं डॉक्टर चंचल शर्मा जी से। एंडोमेट्रियोसिस पिछले 4-5 साल में जो सबसे तेजी से निकलती हुई एक नई डिजीज के फॉर्म में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि डिजीज नहीं है, बट पहले इसका प्रिवलेंस इतना ज़्यादा नहीं था, बट पिछले 3-4 इयर्स में ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बोलूँ अपने 9 इयर्स की प्रैक्टिस में, 5 इयर्स बैक शायद दिन में या 2 डेज में या 3 डेज में कोई एक एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट होता था, पर आज के डेज में दिन में अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 न्यू पेशेंट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस हमें देखने को मिलते हैं। तो इतना ज़्यादा प्रिवलेंस इसका बढ़ता जा रहा है। एंडोमेट्रियोसिस जैसे कि नाम से ही पता लगता है, हमारी जो एंडोमेट्रियम है यानी जो बच्चेदानी की झिल्ली जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, वो नॉर्मली यूट्राइन कैविटी के अंदर डेवलप करती है। बट अगर किसी भी हार्मोनल वेरिएशन की वजह से या आयुर्वेदा में बोलें तो पित्त दोषा के डिस्टरबेंस की वजह से या वात के अवरोध की वजह से आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी जगह जगह जाकर डेवलप करने लगता है, तो वो ये डिजीज क्रिएट करता है। ये टिश्यू आपके ट्यूब्स में भी डेवलप कर सकता है, तो ट्यूबल ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। ये आपके ओवरीज में जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं वहां पर भी सेप्टेशंस के फॉर्म में डेवलप करता है, तो एंडोमेट्रियोमास डेवलप होते हैं। ये आपके यूट्रस के पोस्टीरियर में डेवलप करता है, रेक्टम एरिया में डेवलप करता है, तो रेक्टल एडहेशंस बनते हैं। आपके इंटेस्टाइन्स में डेवलप करता है, तो वहां पर एडहेशंस क्रिएट होते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो पेशेंट की लाइफ बहुत ही पेनफुल होने लगती है। तो उस पेनफुल कंडीशन में पेशेंट का जो डे टू डे रूटीन वर्क है वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। स्टार्टिंग स्टेजेस में सिर्फ पीरियड्स में सिवियर पेन स्टार्ट होता है, लेटर ऑन स्टेजेस में वो पूरा मंथ तक ग्रो करता है, मतलब पूरे महीने आपको पेन किलर्स पे इंजेक्शंस में ऐसे जाना पड़ता है। तो डिपेंडिंग अपॉन एंडोमेट्रियोसिस का ग्रेड क्या है, पेशेंट्स की कंडीशन वैसी रहती है। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एंडोमेट्रियोसिस पेनलेस होता है या एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो जैसे आपने बताया कि कुछ केसेस में ये पेनलेस भी होता है, तो उसमें क्या सिम्टम्स होंगे? ऐसा बहुत रेयर देखने को मिला है, बट जब वो पेशेंट्स मैरिज करते हैं या जो लड़कियां जब वो शादी करती हैं और जब वो इंटरकोर्स में आती हैं तो उस टाइम पर पेन स्टार्ट होता है और वो सिवियर डिस्मेनोरिया की कंडीशन धीरे धीरे वो डिस्कम्फर्ट से स्टार्ट होता है एंड गोज टू डिस्मेनोरिया। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है एंड देन यू गेट योर अल्ट्रासाउंड डन, तो आपको पता लगता है कि ओवरी में कोई एंडोमेट्रियोमा है या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सिमिलरली कई बार जब आप फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाते हो तब कोई अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब आपको पता लगता है। तो डॉक्टर आप ये बताइए कि एंडोमेट्रियोसिस और इनफर्टिलिटी का क्या कनेक्शन है? एंडोमेट्रियोसिस की जब आप ट्रीटमेंट की बात करते हो तो जो भी उसमें मेडिसिन दी जाती हैं, डायनोजेस्ट या फिर जोलाडेक्स, आपका पर्पस ये है कि जो एंडोमेट्रियम आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी ग्रो कर रही है वो रुक जाए। अगर उसकी ग्रोथ नहीं होगी तो आपका एंडोमेट्रियोसिस फर्दर एग्रीवेट नहीं होगा। लेकिन वो रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा। तो आपके अगर पीरियड्स ही नहीं आएंगे, अगर आपके एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं करेगी तो पीरियड्स नहीं आएंगे। अगर आपके पीरियड्स ही नहीं आने हैं तो आपका एंडोमेट्रियोसिस कहीं ना कहीं चेक लग जाता है, मतलब वो रुकता है। दूसरा, फिर भी कई बार वो ग्रो करता है क्योंकि वो ओवरी से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं उसकी वजह से भी डेवलप करेगा। लेकिन अब आप ये सोचो, अगर किसी फीमेल को कंसीव करना है और आप उसकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को रोक देते हो तो क्या वो कभी कंसीव कर पाएगी? नहीं। नो। तो इसलिए एंडोमेट्रियोसिस डायरेक्टली इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है। बहुत सारे पेशेंट्स आके हमें ऐसा बोलते हैं कि मैम हमें जैसे ही पता लगा हमें एंडोमेट्रियोसिस है, डॉक्टर सेड यू कैन नॉट कंसीव नेचुरली। तो इतना ज़्यादा इट इज बिकम लाइक अ पैथेटिक कंडीशन फॉर पेशेंट्स कि आप अभी जस्ट मैरिज हुई है, 2 महीना हुआ है, 4 महीना हुआ है और आपको डॉक्टर ऐसा बोल दे कि यू कैन कंसीव नेचुरली, द ओनली ऑप्शन इज यू शुड गो फॉर आईवीएफ, और वो भी जितना जल्दी आप कर लोगे तो ही आप कंसीव कर सकते हो। तो ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे बहुत बार पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि हमारा डाइवोर्स हो गया क्योंकि जस्ट आफ्टर मैरिज ऐसा बोल दिया गया, और कई बार ऐसा भी बता दिया जाता है कि लेटर ऑन स्टेजेस में ग्रेड इंक्रीज करेगा तो ये आपके ऊपर बर्डन बनेगा, पेन सीवियर होगा, या ऐसी सिचुएशंस आने वाली हैं। इसलिए एंडोमेट्रियोसिस ना सिर्फ इनफर्टिलिटी क्रिएट कर रहा है,
एंडोमेट्रियोसिस सोशल प्रेशर भी बहुत क्रिएट कर रहा है, फिजिकली तो इट इज डैमेजिंग यू टोटली। तो इस वजह से इट इज अ बिग इशू। और आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ऑलमोस्ट 70% केसेस में हम एंडोमेट्रियोसिस का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। अगर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है तो ही कुछ दिक्कत आती है, अदरवाइज पेशेंट्स कंसीव भी कर रहे हैं। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, जो कि जैसे बहुत बार पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, हमारे रेडियोलॉजिस्ट ने बोला, यानी रेडियोलॉजिस्ट जहाँ पे वो अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, बिकॉज वी नीड टू फॉलो अप कि जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं, जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उससे आपका सिस्ट कितना रिड्यूस हो रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, वो सब सिचुएशंस हमें मॉनिटर करके चलना होता है। तो रेडियोलॉजिस्ट ने हमें बोल दिया कि ये तो कभी ठीक ही नहीं होता, तो क्यों ट्रीटमेंट ले रहे हो, क्यों कर रहे हो, स्टॉप ऑल दिस। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ठीक भी होता है और वो सिस्ट टोटली डिसॉल्व भी होती हैं और पेशेंट की कंडीशन ठीक भी होती है। अभी कल ही का एग्जांपल ले लो, पेशेंट हमारे पास आई, शी सेड मैम 7 years back I got divorced because of endometriosis, because I was diagnosed endometriosis just 4 to 5 months post my marriage. बट अभी हमने उसको सिर्फ 3 months का ट्रीटमेंट दिया एंड वी हैव गॉट डॉपलर डन, दैट इज डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस का स्टडी। हमने वो करवाया है एंड देयर आर नो एडहेशंस, इट इज क्लियरली मेंशन, नो रेक्टल एडहेशंस, नो intestinal adhesions, no pelvic adhesions, everything is absolutely normal and all the cysts are totally dissolved. So वो कंडीशन आप आयुर्वेदा के थ्रू अचीव कर सकते हो। ऑल यू नीड टू गिव इज ट्रस्ट एंड पेशेंस। तो वो अगर आपके पास है तो आप आयुर्वेदा से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। वी हैव अ पेशेंट जिसका हमने पहले 4 साल पहले एंडोमेट्रियोसिस ट्रीट किया था, देन शी कंसीव्ड, शी डिलीवर्ड अ बेबी और उसके बाद वी आर नॉट गिविंग हर ट्रीटमेंट फॉर लास्ट 3-4 months, 4 years since her delivery कि हमने उसे कोई एंडोमेट्रियोसिस ट्रीटमेंट दिया है। नाउ शी हैज कम बैक फॉर अनदर चाइल्ड कि मुझे सेकंड प्लान कर रहा है एंड वी गॉट हर स्कैन्स डन एंड देयर इज नो रिकरेंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इन दैट पेशेंट। सो ये सारी चीजें आपको टोटली रिजॉल्व होती हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज, एक बार ठीक होने के बाद आपको अपना जो आयुर्वेद ऐसा बोल रहा है कि अपान वायु की अवरोध से हो रहा है, पित्त दोषा की वजह से है या वात कफ की वजह से भी कई बार दिक्कत करता है, तो आपको वो सब चीज़ों में जो हम आपको लाइफस्टाइल बता रहे हैं या जो रूटीन बता रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो करके चलते हो तो ये बाउंस बैक नहीं करता है। तो इसलिए आयुर्वेदा के थ्रू यू कैन कंसीव ऑल्सो। आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं रोकी जा रही है, आपके एग्स भी नेचुरली ओवुलेट कर रहे हैं, आपके सिस्ट भी डिसॉल्व कर रहे हैं, तो आयुर्वेदा से ये पॉसिबल होता है। तो आपके कहने का मतलब है कि आयुर्वेदा से एंडोमेट्रियोसिस का इलाज संभव है और आपके पास काफ़ी सक्सेसफुल पेशेंट्स हैं जो ट्रीटमेंट ले चुके हैं आपका। अच्छा, एक और बात मुझे पूछनी थी कि जैसे ट्रीटमेंट अगर ना कराया जाए इसका, तो उसके भी कोई इफेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स? डेफिनेटली इसके इफेक्ट्स होते हैं। जब तक ये प्राइमरी स्टेज पे है, शायद आपको ऐसा सिर्फ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में पेन हो रहा है या कई बार नहीं भी हो रहा है, दैट इज अ रेयरेस्ट केस, लकी वंस। बट अगर ये सिस्ट बहुत डेवलप करेगी तो वो रप्चर होने का चांस रह सकता है, ओवेरियन टॉर्शन होने का चांस हो सकता है एंड दैट इज अ ब्लड कलेक्टेड सिस्ट। उसके अंदर ब्लड है, तो वो जब बर्स्ट होगा तो वो एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करता है। दूसरा, जब बहुत सिवियर एडहेशंस बनते हैं तो वी हैव अ पेशेंट एंड शी हैज अ हिस्ट्री ऑफ 3 times ब्रेन हेमरेज, कि वो बार बार उसको हेमरेज होता है एंड ऑपरेट होती है। एक बार कार्डियक इशू भी आ चुका है क्योंकि ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, तो वो ब्लड क्लॉट्स आपको कभी भी इशू कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गन पे इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इसको इग्नोर करना इज नेवर गुड। आप इसको जितना जल्दी ट्रीट कराते हैं आपके लिए अच्छा है। आप प्राइमरी स्टेज में ट्रीट कराएंगे तो इट विल बी क्यूरेबल टोटली। जितना ज्यादा लेटर स्टेज होगा वो सब चीजें इतना मैसअप होता है कि लाइफ मिजरेबल होती है। और जैसा बहुत बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस से छुटकारा तब मिलेगा जब आप ओवरीज निकाल दोगे, जब यूट्रस निकाल दोगे। लेकिन हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो एक्सट्रीम मिजरेबल कंडीशंस में हैं, हस्बैंड जैसे गोद में उठा के लेके आते हैं, इतना पेन है एंड दे आर टोल्ड कि हम उनका यूट्रस भी नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी वो एडहेशंस इतने एग्रीवेटेड हो चुके हैं कि हम यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाते, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर वो निकालेंगे तो बाकी ऑर्गन्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको पता है कि एंडोमेट्रियोसिस का कुछ भी सिम्टम दिख रहा है, कैसा भी कुछ है, तो यू शुड कंसल्ट डॉक्टर एंड यू शुड टेक आयुर्वेदा हेल्प। आयुर्वेदा से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो, तो वो होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डॉक्टर, आपसे बात करके मुझे ये लगा कि जैसे हम लोग एज विमेन वी टेक केयर ऑफ सो मेनी पीपल अराउंड अस, बट हम कभी कभी ऐसे होता है कि अपनी हेल्थ का ही नहीं ध्यान रखते। तो हमें रेगुलरली चेकअप ज़रूर कराना चाहिए और अगर लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो जितनी जल्दी अगर हम उसका चेकअप कराएं और इलाज करवाएं उतनी जल्दी आई थिंक हम ठीक हो सकेंगे और बीमारी इतनी नहीं बढ़ेगी। और आयुर्वेदा में तो आई थिंक
हर चीज़ का क्योर अप पॉसिबल है, आपसे बात करके मुझे ये पता चला। और आप मुझे ये बताइए कि जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, तो इसमें हम क्या सिम्पटम आते हैं जो हम जल्दी जा सकें चेकअप कराने के लिए, क्या किया जा सकता है? अगर आपको पीरियड्स के दौरान रेक्टल प्रेशर फील होता है, रेक्टल पेन, मतलब नॉर्मली पेन किसी को भी होगा तो लोअर एब्डोमेन में या बेक में होगा, लेकिन रेक्टल पेन मतलब ऐसा जैसे आपको मोशन आने का प्रेशर फील होता है और वहां सीवियर पेन हो रहा है, अगर ऐसा है तो वो एक अलार्मिंग साइन माना जाता है एंडोमेट्रियोसिस का। आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अगर अल्ट्रासाउंड में कोई, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में नॉर्मली आपको पोस्टीरियर ऑफ द यूट्रस एडहेशंस नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ ये दिखेगा कि ओवरी में कोई एंडोमेट्रियोमा है या नहीं है, और टिल द टाइम समटाइम्स बहुत लेट हो जाता है। तो आपको अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको एमआरआई कराना चाहिए। जैसे बहुत सारी अनमेरिड फीमेल्स में या अनमेरिड गर्ल्स में आपने देखा होगा कि वो पीरियड्स के दौरान बहुत सिवियर पेन होता है, कुछ लड़कियां ऐसे हॉस्पिटलाइज होती हैं, सिवियर वॉमिटिंग, नॉजिया, ये सब इश्यूज रहते हैं, एसिडिटी बहुत सिवियर होती है। तो ऐसा अगर कुछ भी है तो आपको एटलीस्ट एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। आपको सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड में सब नॉर्मल स्टडी है देख के उसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले एज आई टोल्ड यू कि वो सिर्फ ओवरी में नहीं डेवलप कर रहा है, वो आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी बहुत सारे स्पेसेस में डेवलप कर रहा है। तो उसकी कंडीशन को जज करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो जज कर पाएंगे कि क्या ये सिम्टम्स एंडोमेट्रियोसिस की तरफ जा सकते हैं, और जितना जल्दी डायग्नोज होगा उतना अच्छा ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा। आई थिंक सोसाइटी में एक अवेयरनेस आने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आप बता रही थी तो मुझे याद आया कि जैसे जब लड़कियां छोटी होती हैं तो अक्सर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फैमिली वाले बोल देते हैं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, जनरली बोल देते हैं। तो ये आई थिंक धारणा गलत है। बहुत सारे पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि इतना बढ़ गया, पहले क्या किया। तो जैसे कि मैम पहले फैमिली बोलती थी कि शादी हो जाएगी तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो पीसीओडी ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। शादी होना आपका सॉल्यूशन नहीं है, आप तब तक बहुत लेट कर देते हो, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ऐसे स्टेजेस अपग्रेड होते जाते हैं। तो जब भी आपको लग रहा है, बिकॉज आपका डॉक्टर ही बेस्ट जज है ये बताने के लिए कि ये डिजीज में है या ये नेचुरल है। जैसे पीरियड्स में पेन होना एक नॉर्मल फिनोमेना भी हो सकता है, जैसे पीएमएस बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, यानी पेन हो गया तो दैट्स ओके। बट कई बार वही किसी डिजीज का अलार्मिंग साइन भी हो सकता है। तो अगर आपको डॉक्टर आपको बोल रहा है कि यस इट्स पीएमएस, देन यू कैन बी एट अ कंफर्ट लेवल। बट अगर वो कोई और डिजीज डायग्नोज हुई देन व्हाट? तो इसलिए डॉक्टर को कंसल्ट करना इज ऑलवेज गुड एज कंपेयर टू कि अपनी थॉट्स पे जाना। सो आई थिंक इन वीडियोज़ के थ्रू हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अवेयरनेस मिलेगी कि अगर कोई भी साइन या सिम्टम है, इवन इफ द गर्ल इज़ यंग, क्योंकि आजकल मेंस्ट्रुएशन एज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 11 ईयर्स 13 ईयर्स, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आई थिंक इमीडिएटली दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड नॉट वेट, बिकॉज फिर वो बीमारी बढ़ती जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर, एंडोमेट्रियोसिस का आयुर्वेदा में क्या ट्रीटमेंट है? एंडोमेट्रियोसिस को जैसा मैंने आपको बोला कि ये अपान वायु के अवरोध से होता है, पित्त दोषा के डिस्टर्बेंस से होता है, तो उन्हीं को बैलेंस करने के लिए हम आयुर्वेदिक औषधियाँ देते हैं। साथ में जो भी पंचकर्मा ट्रीटमेंट पेशेंट के अकॉर्डिंग हमें रिकमेंड करना होता है वो हम करते हैं। अगर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बहुत ज़्यादा एडहेशंस यूट्राइन कैविटी में बने हैं तो हम उत्तरबस्ती थेरेपी भी करते हैं, बट वो हमें पेशेंट जज करना होता है। तो ये सब ट्रीटमेंट्स जब हम पेशेंट को करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बस्ती चिकित्सा हम पेशेंट को घर पे देते हैं, और हर पंचकर्मा ट्रीटमेंट क्लिनिक पे करने की जरूरत नहीं होती। तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी हमारे एंडोमेट्रियोसिस के बहुत सारे पेशेंट्स कंसीव किए हैं, तो एंडोमेट्रियोसिस में आप घर पर भी बस्ती चिकित्सा दे सकते हैं। तो जब ये सारे ट्रीटमेंट्स एज अ कंबाइंड वे में हम पेशेंट्स को जज करके हम देते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसमें कितना टाइम लग जाता है? डिपेंड करता है आपकी बॉडी हमारी मेडिसिन पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी परसों एक पेशेंट थी एंड हर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट वाज ऑफ 7 सेंटीमीटर जो 2 महीने में रिजॉल्व हुई। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनका 3 to 4 सेंटीमीटर का सिस्ट होता है, 7 मंथ्स 8 मंथ्स 9 मंथ्स भी लग जाते हैं। तो वो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 2 महीने से साल तक का समय भी लग सकता है। तो एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट में वो पेशेंस होना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम ट्रीटमेंट करते हैं, सिस्ट डिसॉल्व हो जाती है और बहुत बार बाउंस बैक भी कर जाती है। तो उतना ट्रस्ट आपको डॉक्टर पे दिखाना होगा कि वो आपको वो चीजें रिजॉल्व करके देंगे। एंडोमेट्रियोसिस का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल है? टू बी वेरी फ्रैंक, ऑलमोस्ट 70% केसेस में एंडोमेट्रियोसिस टोटली रिजॉल्व होता है। 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जिनका एंडोमेट्रियोसिस बहुत अच्छे से चला जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2 से 3 महीने में भी कंसीव कर जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है या बहुत एडवांस स्टेज में पेशेंट्स ऐसे होते हैं या अपने रूटीन को, लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पाते हैं, जिसमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या फिर एंडोमेट्रियोटिक एडहेशन सब रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में ये टोटली जाता है।
दिक्कत नहीं Okay. करता। अच्छा, मुझे 2 बातें और पूछनी है। एक तो ये जो आपने प्रोसीजर बताया, जो ट्रीटमेंट बताया, क्या ये पेनफुल होता है? नहीं, ज़्यादातर एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट ऑलरेडी इतने पेन में होते हैं कि हुँ। हम उन्हें कोई भी ऐसा थेरेपीज़ नहीं देते हैं बहुत हुँ। जल्दी। हाँ, बस्ती चिकित्सा घर पे करने को देते हैं एंड दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर जो आपके पेन को रिलीव करने के लिए दिया जाता है। अच्छा। तो ऐसा कोई भी प्रोसीजर एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स में नहीं करवाया जाता है जो कि पेनफुल हो। और जैसे मेरी एक नोन है और उनको ये प्रॉब्लम थी एंडोमेट्रियोसिस की, तो एलोपैथी डॉक्टर ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं कि आप तुरंत सर्जरी करवा लीजिए वरना ये कैंसरस हो सकता है। ऐसे में आप क्या कहेंगी? एंडोमेट्रियोसिस को लेकर स्टडीज़ हैं कि अगर सिस्ट बहुत लॉन्ग टर्म तक रहती है तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है, बट दैट इज़ वेरी रेयर केस। ऐसा तो हर डिजीज़ में रहता है, डर रहता है कि कभी भी कैंसर जैसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके डॉक्टर आपको वो चीज़ें कंसिडर करके चल रहे हैं, ब्लड टेस्ट आपके करवाए जाते हैं, जैसे CA-125 तुरंत कराया जाता है, या आपके अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट ने अगर अच्छे से अल्ट्रासाउंड किया है, तो जो भी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं उसमें अगर किसी भी तरीके के माइटोटिक चेंजेस दिखते हैं तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेते हैं। मतलब हम उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हैं, बट ऐसा हमेशा होता है कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कैंसरस होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत रेयर ऐसा है कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कैंसरस हो। तो उसको कंसिडर करके हमेशा चलना चाहिए, बट वैसा ही है सोच के तुरंत ऑपरेट कराने से कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आज आपने सर्जरी कराई, आपने सिस्ट निकाली, तो 3 महीने में वो वापस आती है। नॉट अ सिंगल पेशेंट हैज एवर टोल्ड मी कि मैम हमने सर्जरी कराई और वो सिस्ट वापस नहीं आई, तो अब आप फर्दर ट्रीटमेंट कर दो कि कंसीविंग नहीं हो रहा। आई हैवंट सीन एनी पेशेंट लाइक दैट, क्योंकि डॉक्टर सर्जरी करने से पहले भी, इवन एलोपैथिक डॉक्टर भी तुरंत उनको बताते हैं कि हम सर्जरी करेंगे बट ये वापस आएगी। तो वो वापस आएगी, तो व्हाई शुड यू गो फॉर दैट अनलेस इट्स मोस्ट रिक्वायर्ड इन सिचुएशंस जहां पर टीओमासेस बन जाते हैं, जहां पे हेमेटोसर्किल जैसी कंडीशंस बन जाते हैं, वहां पर कुछ लिमिटेशंस हमारी भी रहती हैं। तो अदर देन दैट इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि सर्जरी हो, और आई एम टेलिंग यू वो भी वापस आता है। तो बेटर है कि यू कंसीव करोगे तो 9 मंथ्स तक साइकिल नहीं होगी, और उस दौरान में एंडोमेट्रियोसिस बॉडी में सेल्फ डिसॉल्व होता है। तो वो जब सेल्फ डिसॉल्व हो जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आई थिंक ऐसे पेशेंट्स को कहना चाहिए कि आप पैनिक ना करें सबसे पहले, और आके इम्पोर्टेंट वही है कि आप रिलैक्स रहें, आप पैनिक ना करें, और वही करना सबसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वी आर एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, बट एवरी डॉक्टर हैज टोल्ड देम कि कैंसरस हो जाएगा, इसके साथ नेचुरली कंसीव नहीं होगा, इसके साथ एग्स ओव्यूलेट नहीं करेंगे, आपके एग्स के साथ कंसीव नहीं होगा, आपको डोनर एग पे ही जाना पड़ेगा। IVF की सक्सेस भी 15 to 20% है, क्योंकि सिवियर पेनफुल कंडीशन है, तो एम्ब्रियो को वो फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि एम्ब्रियो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। तो वो सारी सिचुएशंस ऐसी हो चुकी होती हैं कि पेशेंट ऑलमोस्ट होपलेस हो जाता है। तो जब होप्स हैं तो व्हाई टू बी होपलेस ना, वो वैसा सिचुएशन है। तो सबसे पहले वो काउंसलिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बहुत बार जब ग्रेड 4 ग्रेड 5 वाले एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स आते हैं तो हमें भी टाइम लगता है पहले उनकी लाइफ को पेनलेस बनाने में। तो तब तक भी कई बार पेशेंट्स लूज करने लग जाते हैं कि मैम हम आज ही सर्जरी करा लेंगे। एक अल्मोड़ा की पेशेंट थी हमारी, और हमने शायद 1 मंथ ही उसको ऑनलाइन मेडिसिन दिया, एंड शी सेड कि मैं तो जाके हॉस्पिटलाइज हो रही हूँ, मुझे पेन हो रहा है, इतना सीवियर कंडीशन हो रहा है, तो डॉक्टर हैज एडवाइस कि आप ऑपरेट करा लो। आई टोल्ड हर आई थिंक मोर देन 15-20 टाइम्स इवन अ डे बिफोर हर सर्जरी कि अगर तुम ऑपरेट कराओगी इट्स नॉट गोइंग टू एंड, ये पेन भी खत्म नहीं होने वाला है, देन यू थिंक अबाउट इट। जैसा आपने बताया कि सिस्ट वापस भी आ सकते हैं, सिस्ट वापस आती है, एडहेशंस वापस आते हैं। तो आई टोल्ड हर, बट शी सेड नो, फैमिली प्रेशर है कि क्योंकि इतना सीवियर पेन है तो आई नीड टू गो फॉर सर्जरी। लेप्रोस्कोपी होने के 7 days तक she was in a painless condition, maybe because of injections and other thing. But 8th day she called and she said, "Ma'am, again I am in that miserable condition. Now tell me what to do." Then I told her कि I told you earlier also, it's not a solution. तो जब आप ऑलरेडी उसी पेन में हो, सर्जरी के बाद भी पेन में हो, तो थोड़ा समय तो आपको डॉक्टर को देना होगा दूसरे ट्रीटमेंट के लिए, ताकि हम उन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें। पर ऐसा होता है ना, एक काउंसलिंग ऐसी होती है कि सर्जरी करा लो ठीक हो जाएगा, सर्जरी करा लो ठीक हो जाएगा। आई थिंक पेशेंट से ज़्यादा फैमिली को भी ऐसा रहता है, बिकॉज अल्टीमेटली वो उतने पेन में है, रोज वो उसको पेन किलर्स लगवा रहे हैं ऐसे, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर एक ने भी हमें उम्मीद दी है ना कि अगर हम सर्जरी करा लेंगे तो ये चला जाएगा, तो ट्रायल लेके देख लेते हैं, बट मैंने रिजल्ट्स नहीं देखे। पर सर्जरी कराने से तो फिर कंसेप्शन के चांसेस बिल्कुल ही नील हो जाते होंगे ना? डिपेंड करता है। बहुत बार तो एंडोमेट्रियोसिस में ओपन एंड शट सर्जरीज होती हैं। आपने ओपन किया, इतने सीवियर एडहेशंस थे, आप यूट्रस तक ही नहीं पहुंचे, तो भी वो शट हो गया।
बहुत बार ऐसा होता है कि आपने सिस्ट निकाली और वो वापस आ गई, तो नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस तो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाते हैं। और बोला भी यही जाता है पेशेंट को कि हम 3 महीने के लिए सर्जरी के बाद आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं जिससे आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, उसके बाद आप 3 महीना ट्राई करना, नहीं कंसीव होगा देन यू गो फॉर आईवीएफ। सो दैट इज ओनली एन ऑप्शन कि 3 महीने में ही कंसीव हो जाएगा, दैट इज नॉट एन श्योरिटी ना। तो अल्टीमेटली पेशेंट लैंड्स टू एन आईवीएफ साइकिल ओनली एंड दैट टू विद अ डोनर एग, क्योंकि वो बायोलॉजिकली आपका चाइल्ड नहीं है। तो दैट कैन बी द लास्ट ऑप्शन बट दैट कैन नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन। तो आई थिंक आयुर्वेदा में एंडोमेट्रियोसिस का इलाज है और आई थिंक हमारे व्यूअर्स को समझना चाहिए कि थोड़ा पेशेंस और सही टाइम पे चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर आप जितनी प्राइमरी स्टेज में आप देख लेंगे, आप उतनी जल्दी कंसीव करते हैं, उतना जल्दी रिकवर करते हैं। तो वैसे सिचुएशन। डॉक्टर, एंडोमेट्रियोसिस के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? साइड इफेक्ट्स नहीं है, जो इफेक्ट्स ऑलरेडी पेशेंट झेल रहा है उन्हीं को रिलीज करने की कोशिश करते हैं और कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो भी दे रहे हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहे हैं, ऑलरेडी पेशेंट्स इतना हार्मोन सब लेके आए होते हैं, तो ऐसा नहीं है। लोगों को ना एक बहुत मिथ है, मतलब जैसे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं हमने पहले आयुर्वेदिक दवाई ली थी, खाते ही बुखार स्टार्ट हो गया था, हमने लिया था हमें बहुत एसिडिटी हो गई थी, शरीर में बहुत गर्मी हो गई थी। एंड आई ऑलवेज टेल देम कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, हम ऑलरेडी आपको पित्त शमन वाली ही दवाइयां देने वाले हैं, तो इन सब से ये सब नहीं होगा। स्टिल अगर कोई भी मेडिसिन कभी रिएक्ट करती है, कुछ ऐसा होता है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अच्छा, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो लेते हैं पर साथ ही साथ वो एलोपैथी ट्रीटमेंट छोड़ते नहीं हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? आई डोंट सजेस्ट, जब तक कि बहुत रिकमेंडेड ना हो। फर्टिलिटी के केस में तो बिल्कुल नहीं। एंडोमेट्रियोसिस के केस में भी अगर आप डायनोजेस्ट भी ले ही रहे हो और आप हमारा भी ले रहे हो, देन व्हाट्स द यूज ना। मतलब हम तो आपको ट्रीटमेंट इसलिए दे रहे हैं कि आपके फॉलिकल्स डेवलप करें, आपका सिस्ट रिजॉल्व हो और आप कंसीव कर लो। तो अगर फर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी पेशेंट ऐसा कुछ ले रहा है तो आई डोंट रिकमेंड दैट, बिकॉज उससे हमारा ही पर्पज सॉल्व नहीं होता। तो फर्टिलिटी नहीं होगी तो फिर करके कैसा फायदा है वैसा। और डायनोजिस्ट खाकर ही पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मतलब 2 साल से, 4 साल से, 3 साल से, वो ऐसे सालों से खा रहे होते हैं और वो तभी आयुर्वेदा में आते हैं। देन दे फील लाइक कि अब हम फेड अप हैं, हमें इतने साल से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो सिर्फ स्पॉटिंग आ रहे हैं। और जब आप सोचो किसी को मेनोपॉज होता है तो कितना फीमेल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जाती है, क्योंकि फीमेल्स के लिए ये साइकिल्स जो हैं वो उनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर किसी को 4 साल से साइकिल्स ही नहीं आ रही है या आपने एकदम टोटली हार्मोन्स डिस्टर्ब कर दिए तो उनको अदर इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है, उन्हें जॉइंट पेन, बैक पेन स्टार्ट हो जाएंगे, उन्हें हेडेक के इश्यूज आ जाते हैं, मतलब मूड स्विंग्स आ जाते हैं। इतने सारे इश्यूज के साथ वो आते हैं ऐसे पेशेंट कि आफ्टर दैट दे देमसेल्फ वांट टू गेट रिड ऑफ इट। तो इसलिए हमें उन्हें बोलना नहीं पड़ता। बट आई डोंट रिकमेंड कि अगर आप फर्टिलिटी पे हो तो आपको कुछ भी कंबाइंड थेरेपी पे जाना चाहिए। तो आज हमने जाना कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है और हमारे देश में कितनी ऐसी लड़कियां हैं, कितनी लेडीज़ हैं जो एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र कर रही हैं और ये कितना पेनफुल हो सकता है, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली। कितने सारे फैमिलीज़ हैं जो इससे जूझ रहे हैं। बट अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आशा आयुर्वेदा केंद्र की डॉक्टर चंचल शर्मा के पास आयुर्वेदा के थ्रू एंडोमेट्रियोसिस का पूरा इलाज है। और जैसा हमने देखा यहाँ पे डिस्कशन हुआ और कितने सारे पेशेंट्स के बारे में पता चला, तो आई एम श्योर अगर आपके पास ऐसा कोई भी है जो इससे सफ़र कर रहा है या जिसको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल झिझक ना करें और आशा आयुर्वेदा केंद्र में ज़रूर आएँ।